तो स्वागत है आप सभी का इस खास शो में। विश्व के पटल पर पावर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। दुनिया के पावरफुल कंट्रीज अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए विश्व की कई संस्थाओं का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल फायदों के लिए करते रहे हैं। पाकिस्तान में टेरर फंडिंग के जरिए दुनिया के ताकतवर देश अपने मतलब भी साधते रहे हैं, यह भी पुरानी बात है और इसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। लेकिन अब भारत ने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन तो दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान इन पैसों को फिर अपने पालतू आतंकियों पर लुटाने लगा है। पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवादी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के करीबियों को पाकिस्तान की सरकार मुआवजा बांट रही है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर अमेरिका के समर्थन से IMF ने जो भारी भरकम बेल आउट पैकेज दिया है, क्या यह पाकिस्तान के आतंकियों को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया है? क्या अमेरिका सहित दुनिया के देश असल में पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद की फैक्ट्री को कायम रखना चाहते हैं? इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ आज, लेकिन पहले फैक्ट्स को समझिए क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं। असल में भारत के हमले में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को आतंक की आग का पाकिस्तानी सरकार 1-1 करोड़ रुपए देने जा रही है। अगर पाक सरकार अपने सैन्य कर्मियों के लिए ऐसा करती तो कोई आपत्ति नहीं उठा सकता था, लेकिन मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों ने जान गंवाई और पाकिस्तानी सरकार इसके मुआवजे में मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दे रही है। यह तो खुलेआम है, ऐलानिया है। भीतर से जो फंडिंग जारी रहती है वो तो अलग है। तो मामला पानी की तरह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। समझा जा सकता है कि मसूद अजहर इन पैसों का इस्तेमाल कहां करेगा। पूरी जिंदगी आतंकी तैयार करने वाला मसूद अजहर अब कोई पीर फकीर तो बनने वाला नहीं। वो इन 14 करोड़ रुपयों से आतंक की अपनी नर्सरी में खाद पानी देगा। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्म सरकार तो खुलकर मसूद अजहर का साथ दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के बहावलपुर ठिकाने में मारे गए मसूद के करीबियों के ताबूत को पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग से लपेटा गया और जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल हुए। यह सब आपने देखा है और हमने आपको दिखाया भी है। और यही वजह है कि अब भारत इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को IMF की मदद पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आतंकियों का साथ नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए फंडिंग शुरू कर दी है। मसूद को 14 करोड़ की फंडिंग इसी मकसद से की जा रही है और इसके लिए IMF के पैसे का इस्तेमाल होगा। सुनिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भुज से सीधे सीधे क्या अल्टीमेटम दिया है। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस फंड का इस्तेमाल मसूद अजहर किस काम के लिए करेगा या लश्कर-ए-तैयबा हाफिज सईद किस काम के लिए करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। अभी आपने सुना कि कैसे वो फिर एक बार IMF के पास कर्ज मांगने गया। ये बातें राजनाथ सिंह साहब ने कही है। दूसरी तरफ हमारा देश है,
हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। आईएमएफ के पैसे का दुरुपयोग होगा, यह भी साफ बात है। क्या आईएमएफ की ओर से इसे इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं माना जाएगा, टेरर फंडिंग? आज के दिन पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आईएमएफ इस फंडिंग को वापस लेने पर अब विचार करे और आगे ऐसी फंडिंग ना करे। यह भी सुन लीजिए। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। तो साफ है, पाकिस्तान में तमाम वो हालात मौजूद हैं कि उसे इतनी फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ग्रे लिस्ट में डाला गया था, उसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना चाहिए। लेकिन कौन हटाता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से? क्यों $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज फिर से दिया जाता है पाकिस्तान को, ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तान के टेरर ने भारत में बेकसूरों का खून बहाया था? मेरे साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब, पूर्व राजदूत, जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो खुद राजनयिक रहे हैं, पेशे से हैं आप राजनयिक। पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के टेरर का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है, रूस के खिलाफ किया, यह सब दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं और इस पर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। लेकिन आज भी पाकिस्तान उसी मॉडल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और उसको आईएमएफ से पैसे मिलते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। तो ये पॉलिटिक्स कौन सी चल रही है? क्या ये पावरफुल कंट्रीज इस टेरर फैक्ट्री को जिंदा रखना चाहते हैं? देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट सीनियर बुश से एक बार किसी ने पूछा था कि डोंट यू थिंक दैट पाकिस्तान इज अ बास्टर्ड कंट्री? तो उन्होंने कहा था यस, बट इट इज आवर बास्टर्ड कंट्री। मतलब कि अगर बेईमान हैं, दोगले हैं, बदमाश हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे, उनका ये विचार। अब अमेरिका की सोच में 9/11 के बाद कुछ परिवर्तन आया। पहले तो हम चीख के दुनिया से कहते थे कि 9/11 की यहाँ पर आतंकवाद से हम परेशान हैं, लेकिन कोई मानता नहीं था जी। जब 9/11 हुआ तो तब अमेरिका को पता चला कि हाँ, अभी भी अब टेररिज्म यहाँ पर है। इसके साथ ही देखिए, पिछले 22 सालों से दुनिया इसी से जूझ रही है कि कॉम्प्रहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ये बुलाई जाए। लेकिन बड़े हैरानी, बड़ी दुख की बात है कि टेररिज्म की परिभाषा तक अभी दुनिया के देश नहीं दे पाए हैं। तो ये लोग टेररिज्म को कैसे खत्म करेंगे मिलजुल? अमेरिका ने, देखिए, आईएमएफ पे लोन लेने या न लेने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का हो, क्योंकि जो 25 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं आईएमएफ बोर्ड में, जो डिसाइड करते हैं, उनका वोट प्रोपोर्शनेट हिसाब से होता है, उनके अकेले या ग्रुप के हिसाब से। जैसे हमारे पास 1,35,000 के करीब वोट है, अमेरिका के पास 8,72,000 वोट है। तो निश्चित है कि अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका का प्रभाव आईएमएफ पे हमसे 7 गुना ज्यादा है। तो अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है। ये सोचा गया था, ये थी कि इस बार पाकिस्तान को झुका के भारत से बात करने के पीछे एक दबाव ये भी था, जो ट्रंप ने शायद दिया था, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि आप भारत से बात कीजिए, नहीं तो आपको जो $1 बिलियन की फंडिंग दी जा रही है आईएमएफ से, वो हम नहीं देने देंगे।
और इस तरह से अगर आप नहीं बात करेंगे तो यहाँ पे भी फंडिंग नहीं मिलेगी और आपकी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही गर्त में चली जाएगी। लेकिन अब उसको कितना पाकिस्तान ने माना ये तो पता नहीं, लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत देख करके यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर की फंडिंग अपने भीख के कटोरे से करता आया है। और ये फिर चीज बड़ी जगह जी त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझूंगा कि इसका अब जो आवाज भारत ने उठाया है, भारत के रक्षा मंत्री ने आज जो बातें रखी हैं, साफ तौर पे खुला अल्टीमेटम दिया है आईएमएफ को भी कि वो पुनर्विचार करे, रीथिंक करे जो पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल शुरू हो गया टेरर की फैक्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए, मसूद अजहर को पैसे देने के लिए, हाफिज सईद को पैसे देने के लिए। तो अब जरा इसको समझिए कि ये पूरा नेटवर्क चलता कैसे है आईएमएफ के जरिए। इस मामले में आईएमएफ और एफएटीएफ सभी चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन संस्थाओं से उम्मीद भी क्यों रखी जाए? पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग का सेंटर है, यह बात अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश बखूबी समझते हैं। वैश्विक रूप से आतंकी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग की जाती है उसका मुख्य ऑपरेटर पाकिस्तान है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। इस बात का खुलासा पूरी दुनिया के सामने एक डॉक्यूमेंट्री में जर्मनी के मीडिया हाउस डॉयचे वेले ने किया भी था। साल 2021 में डॉयचे वेले ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका मुख्य विषय टेरर फंडिंग था। द बिजनेस विद टेरर नाम की डॉक्यूमेंट्री को आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है, पूरी दुनिया ने देखा है और इसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर भी हुई है। अब टेरर फंडिंग पर जानकारी के लिए इस काम को ऑथेंटिक काम के तौर पर देखा जाता है और इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया कि कैसे आतंकी संगठनों को धन, हथियार और लॉजिस्टिक समर्थन मिलता है और इसमें राज्य प्रायोजित तंत्रों की क्या भूमिका है। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया कि आईएसआई, वही पाकिस्तान की आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा, तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान किया। डॉक्यूमेंट्री में खुलासा भी किया गया था कि जितना अधिक धन इन संगठनों को मिलता है उतने ही अधिक आतंकी हमले किए जाते हैं। लेकिन फिर भी आईएमएफ से पाकिस्तान की मदद क्यों की गई, इसका जवाब अब दुनिया में आतंक के खिलाफ खड़ा हर व्यक्ति चाहता है और पूछ रहा है और तलाश भी रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सैन्य रणनीतिकार माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन के आईएमएफ बेलआउट का समर्थन करने के लिए ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की है, खासकर तब जब पाकिस्तान पर राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप है। लेकिन यह अमेरिका के भीतर भी बातें हो रही हैं, बाहर भी बातें हो रही हैं, दुनिया जान रही है, लेकिन अमेरिका को पता नहीं है कि इन पैसों का इस्तेमाल क्या हो रहा है, या फिर आईएमएफ को पता नहीं है। तो सवाल यही है कि क्यों आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का पैकेज दिया जबकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया। यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को उसकी आतंक परस्ती की वजह से 2022 तक ग्रे लिस्ट में भी रखा था। तो इसका जवाब है आईएमएफ पर दुनिया के पावरफुल देशों की दरअसल पकड़। यहीं से खेल शुरू होता है। अब इसको जरा ठीक से समझिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आईएमएफ में फंडिंग होती है और किस तरीके से इस फंडिंग को कौन लोग कंट्रोल करते हैं। यह आईएमएफ पर दुनिया के पावरफुल देशों की पूरी तरह से पकड़ है जो वोटिंग का सिस्टम आईएमएफ में दिया गया है। फिर होता क्या है, यहां पर वोटिंग के जरिए आईएमएफ में लोन का फैसला होता है। अभी जब पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज पर बात हो रही थी तो वोटिंग हुई थी। आईएमएफ में बोर्ड है जिसके सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार में बड़ा झोल है, बड़ा खेल है। अब आगे देखिए कि क्या खेल है। आईएमएफ बोर्ड के 25 सदस्यों में से एक भारत का प्रभाव इसमें सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि उन देशों को जिनकी हैसियत, आर्थिक आकार जिनका बड़ा है और जिनका योगदान आईएमएफ में ज्यादा है, उसी अनुपात में वोटिंग का उनको हिस्सा मिला हुआ है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा मतदान का हिस्सा है 16.49 यानी 16.5% वोट केवल अमेरिका के हाथ में है और इसी वजह से अमेरिका जिस तरफ जाता है पलड़ा भारी हो जाता है। भारत के पास सिर्फ 2.6% के आसपास मतदान का हिस्सा है, जबकि भारत 4 देशों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर देशों के ग्रुप के हिसाब से वोटिंग का एक वोट दिया गया है। फंडिंग प्रस्ताव के विरोध में मतदान की अनुमति नहीं दी गई है। यहां पर आप अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते, या तो आप पक्ष में वोट कर सकते हैं या फिर आप एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकते हैं। जब पाकिस्तान के लिए वोटिंग हो रही थी तो भारत उस समय एब्सेंट हुआ था, क्योंकि यही एक ऑप्शन था भारत के पास में।
पाकिस्तान पर जो वोटिंग हुई उसमें भारत एब्सेंट होकर के इसने विरोध जताया, लेकिन अमेरिका साथ में था, तो फिर वोटिंग में जीत तय थी, पाकिस्तान के हक में फैसला होना तय था। अब इन वजहों से यहां पर जब वोटिंग होती है तो अमेरिका ने जब समर्थन कर दिया पाकिस्तान के पक्ष में, तो पाकिस्तान को मिलना तय हो गया। मगर यहीं से सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या फिर पावरफुल कंट्रीज चाहते नहीं दरअसल कि ये आतंक की फैक्ट्री बंद हो, तो ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन बच जाता है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, फिर तो ये बताइए कि अब जो आज भारत के रक्षा मंत्री ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है, उसको लेकर के अब भारत के पास विकल्प क्या बनते हैं? भारत क्या क्या कर सकता है कि ये टेरर फंडिंग बंद हो आईएमएफ के द्वारा? हम तो इसको टेरर फंडिंग मानेंगे, डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा है। देखिए, पैसे पहुंचे नहीं कि भिखारी पाकिस्तान अब मुआवजा बांटने लगा आतंकियों को। देखिए, भले ही $1 बिलियन का $4.6 लाख बहुत ही छोटा हिस्सा होता है जो आतंकियों को दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुख्य बात यह है कि ये आतंकियों को दिया जा रहा है, ऐसे आतंकी को जिनका नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट में है, बिल्कुल, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट है। तो ये तो जग जाहिर है कि जो मतलब सूचीबद्ध आतंकियों को आप पैसा दे रहे हैं, और वो कहां से दे रहे हैं? आपके पास तो इतना है नहीं, आपको बाहर से भीख से जो मिलेगा या आपको आईएमएफ से जो लोन मिल सकता है। अब एक चीज भारत कर सकता है आईएमएफ के लिए कि वहां पर देखिए, एक प्रस्ताव ये किसी तरह अगर लाया जाए कि पाकिस्तान को फंडिंग, जो फंड अभी स्वीकार किए गए हैं, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि अगर वो प्रस्ताव लाया जाता है तो विरोध में कोई मतदान कर नहीं सकता, एब्सेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग, वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो एक चीज ये देखने की बात है कि इसके लिए भी, लेकिन भारत को ये चाहिए होगा कि जो 25 देशों का 25 ग्रुप है, हर एक वो या तो इंडिविजुअल में है मेंबर या ग्रुप में, उनके अंदर सहमति बनाई जाए। एक चीज। दूसरी चीज, हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया, और पाकिस्तान ने किया ही है, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि आगे से जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फंडिंग होगी उसको रोका जाए, उसको पूरी गहन तरीके से विचार किया जाए, तभी उसको पास किया जाए। रही बात एफएटीएफ की, तो देखिए एफएटीएफ का कंपोजिशन अलग होता है, 40 लोगों की संस्था है। 40 में अगर 2 से ज्यादा लोग किसी प्रस्ताव के विरोध में वोट करते हैं तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव था, लेकिन उसके 3 विरोधी थे, जो मलेशिया, तुर्की और चीन। तो वो प्रस्ताव गिर गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। तो अब और ये भी देख लीजिए कि अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं, सभी के निहित स्वार्थ होते हैं। अमेरिका इतना सब करने के बाद अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे उसके पहले ओबामा वगैरह रहे हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाए, क्योंकि तो ये तो हम त्रिपाठी जी आप अच्छा रहा है। जी, आप तो बखूबी जानते हैं कि अब किस तरह से अमेरिका इसी टेरर का इस्तेमाल करता रहा है अपने सामरिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने मकसदों को हासिल करने के लिए, और शायद क्या अमेरिका आज भी इस पर कायम है। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मोहन कुमार साहब, रिटायर्ड मेजर हैं, वो भी जुड़ गए हैं कि अगर इस रास्ते यानी कि डिप्लोमेटिक रास्ते से बात नहीं बनती है और ये टेरर फंडिंग दुनिया के देश अगर पाकिस्तान को करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, मैं आपसे पूछूंगा। इससे पहले एक फैक्ट भी दिखा देता हूं मैं कि क्यों ये जरूरी है। अब इस मामले में आईएमएफ और एफएटीएफ सभी चुप्पी मारकर बैठे हैं, लेकिन इन संस्थाओं से उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये सभी के सभी जो पश्चिमी देश हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी हम समझते हैं। असल में मैं आपको ये बता दूं कि जिस जैश को, उसके संगठन को 14
करोड़ रुपए पाकिस्तान देने जा रहा है इस भीख के पैसे से। एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में छुरी लेकर के, और उस छुरी को पैसे दे रहा है उस पर। तो फिर वो क्या है, वहां पर क्या क्या हुआ है, जरा ये भी समझिए कि उसका नेटवर्क कैसा है, उसका जो अड्डा जिसको बहावलपुर में तबाह किया गया वो अड्डा भी क्या है, जरा इसको समझिए। उस अड्डे में क्या कितने 600 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेन करने की सुविधा थी। वहां पर कई इमारतें खड़ी की गई थी बहावलपुर में, जैश के इस ठिकाने में जिसको तबाह किया गया और जिसको फिर से खड़ा करने के लिए 14 करोड़ दे रही है। और जिसको अब ये देखिए, आपको दिखाता हूं कि जिस टेरर को फिर से खड़ा कर रहे हैं, 15 एकड़ में फैला था यह मरकज सुभान अल्लाह, जिसको तबाह किया गया है और जिसके लिए फिर से पैसे ये मसूद को दे रहे हैं शहबाज। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ये था जिसको तबाह किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। 600 आतंकियों की ट्रेनिंग की यहां पर बाकायदा क्षमता थी, जिसको भारत ने तबाह किया है और अब फिर पैसा जा रहा है उसको खड़ा करने के लिए। आतंकी फैक्ट्री में कई फैसिलिटीज थी। यहां पर क्या क्या फैसिलिटीज थी आपने देखा होगा, मैं आपको फिर से बता दूं। यहां पर प्रशिक्षण शिविर जिसमें 600 आतंकी ट्रेन हो सकते थे, ट्रेनिंग सेंटर था ये। इसके अलावा जिम्नेजियम बाकायदा कि उनके लिए एक्सरसाइज के लिए जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल यहां पर स्थापित बनाया गया था इस जैश के ठिकाने पर जिसको अभी मिसाइल से ध्वस्त किया है भारत ने। और तमाम सुविधाएं, हथियार डिपो यहां पर मौजूद थे। अब ऐसे में ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये देख रहे हैं जिसको तबाह किया गया है, यही वो सेंटर है जिस पर इस वक्त मिसाइल के जरिए आज राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि आज दिन रात के वक्त ही कैसे वहां पर उजाला कर दिया गया था, यह भी दुनिया ने देखा है। मनोज जी, तो अगर दुनिया के देश आईएमएफ और अमेरिका समेत इस टेरर फैक्ट्री को फिर से खड़ा करने में मदद पहुंचा रहे हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से, तो फिर भारत ने जैसा कहा है रक्षा मंत्री ने कि अभी ट्रेलर दिखा है, फिल्म अभी बाकी है, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? देखिए अजय जी, मेरे ख्याल से अमेरिका भूल गया है कि उनके ऊपर भी टेरर का अटैक हुआ था, और ये इतनी जल्दी, इतनी शॉर्ट मेमोरी अमेरिका जैसी कंट्री, यूएसए के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। उनको खुद इस बात से त्रस्त थे कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ तब उन्होंने रियलाइज किया कि इस टेरर को खत्म करना चाहिए। अभी वो फिर दोबारा अपनी पुरानी नीतियों पे आ गए हैं और फिर पाकिस्तान के फेवर में आ चुके हैं, और ये बदकिस्मती है मेरे ख्याल से। नहीं तो अब तो भारत ने लाइन बदल दी है मनोज जी। अब हमें ना अमेरिका का मुंह ताकना है ना दुनिया का की परवाह करनी है। भारत क्या कर सकता है? एक बार ब्रह्मोस का कहर देख लिया है पाकिस्तान ने और आतंकी ठिकानों ने। आगे भी अगर ये फंडिंग जारी रहती है और फिर से इसको खड़ा किया जाता है, जो कि होना शुरू हो गया है, तो फिर हमारे पास विकल्प क्या बचेगा? देखिए, हमारे विकल्प तो दो ही तरह के हो सकते हैं। एक तो जितेंद्र जी ने खुद बता दिया कि भाई हमारा विकल्प हो सकता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो हम अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट करें पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को। दूसरा रहता है मिलिट्री ऑप्शन। मिलिट्री ऑप्शन हमेशा ओपन है, और मैं मिलिट्री ऑप्शन के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज उसके कुछ रीजन है। अजय जी, जैसे आप खुद समझ सकते हैं, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं आपके थ्रू कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और इस चीज को वो सिर्फ थ्रेट इंडिया को भी देता है, पर इसकी थ्रेट पूरी दुनिया को भी देता है। जैसे ही इंडिया कोई भी उसके ऊपर अटैक करता है या इंडिया कोई भी एक्शन लेता है, उसका पहला रिएक्शन ये होता है वो इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जाकर इस तरह की सिंपैथी लेने की कोशिश करता है, और जो उसको मिलती भी है। तो हमारे पास जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं, ठीक है, हम मिलिट्री ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है, और मिलिट्री ऑप्शंस बाद में भी लेते रहेंगे। ठीक है मनोज जी, आप देर से जुड़े, समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जितेंद्र जी से सहमत होंगे कि एक तरफ अगर आपको डिप्लोमेटिकली काम करना होगा तो मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कभी भी करने के लिए तैयार रहना होगा। जो भारत कह भी रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, और आईएईए को भी एंगेज करना होगा। ये आतंक के बदले, ये एटॉमिक वेपन के ब्लैकमेल से आतंक की फैक्ट्री चलाने की इजाजत अब भारत पाकिस्तान को नहीं देगा, चाहे वो दुनिया की बिरादरी आए या फिर भारत अपना हिसाब खुद करेगा।
धन्यवाद जितेंद्र जी, विनोद जी, आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। तो इसीलिए अब भारत ने आतंक से लड़ने की नई पॉलिसी भी अपना ली है, और वो क्या पॉलिसी है और किस पॉलिसी को आगे लेकर बढ़ रहा है हिंदुस्तान, ये भी बताएंगे आपको कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।